Dear students, myself Dr. Sanju Sinha, Assistant Professor, Department of Geology, Government BYT और PG Autonomous College दुर्ग। आज मैं आप लोगों को डेटा मैनेजमेंट के बारे में बताना चाहूंगी, जो कि MSc थर्ड सेमेस्टर के पेपर 2 बायोस्टैटिस्टिक्स के यूनिट 1 का पार्ट है। डेटा मैनेजमेंट को हम 3 आसान स्टेप्स में अलग अलग वीडियो लेक्चर के द्वारा समझेंगे, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, टेबुलेशन ऑफ डेटा एवं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के रूप में अलग अलग पार्ट में होंगे। आज फर्स्ट पार्ट के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि डेटा क्या होते हैं और आवश्यकता अनुसार हम इन्हें कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी कि आज का हमारा लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा पर होगा। बायोलॉजी के क्षेत्र में विभिन्न प्रयोगों एवं रिसर्च में प्राप्त इंफॉर्मेशन का बिना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के हम किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, या स्टैटिस्टिक्स के बिना हम विभिन्न पैरामीटर्स में कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ड स्टैटिस्टिक्स क्या है। इसका उद्भव लैटिन वर्ड स्टैटस से हुआ है, जिसका प्लूरल सेंस में अर्थ होता है किसी न्यूमेरिकल फिगर का एक सेट, जिसे डेटा कहते हैं। इसे गिना जा सकता है या नापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। इसका अर्थ हुआ कि डेटा का मतलब है कोई इंफॉर्मेशन। किसी क्षेत्र में रिसर्च या किसी प्रकार के एनालिसिस करने, स्टडी करने के लिए हमें उस विषय से संबंधित जानकारियां या इंफॉर्मेशन हम एकत्रित करते हैं, जिसे इनिशियल डेटा कहा जाता है। फिर इस इनिशियल डेटा को आवश्यकता अनुसार इनका एनालिसिस करते हैं और हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। इन इंफॉर्मेशन को जिन कैरेक्टर्स, नंबर्स या क्वांटिटी के रूप में कलेक्ट किया जाता है, उसे वेरिएबल कहते हैं। जैसे जेंडर या सेक्स या हाइट या आई कलर, ये सारे जो हैं ये वेरिएबल कहलाते हैं। डेटा 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा में इंफॉर्मेशन किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं एकत्रित किया जाता है। जैसे हमें कोई स्टडी करनी है तो कोई व्यक्ति विशेष स्वयं जाकर किसी विशेष क्षेत्र में जाकर वहां पर के सारी ऑब्जर्वेशन को खुद नोट करेगा। जैसे वहां का टोपोग्राफी कैसा है, सॉइल कंडीशन कैसा है, पेड़ पौधे कैसे हैं, या अगर किसी पॉपुलेशन की स्टडी करनी है तो किसी एरिया में जाकर वहां पर कितने फैमिली हैं, किस फैमिली में कितने लोग, कितने मेंबर हैं, उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने, उनकी अर्निंग कितनी है। तो इस प्रकार का इंफॉर्मेशन पर्सनल इंटरव्यू लेकर किया जा सकता है या क्वेश्चनर उनसे भरवा कर लिया जा सकता है। तो प्राइमरी डेटा में क्या क्या आ गए? पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम प्राइमरी डेटा जनरेट करते हैं, या पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू, या हम क्वेश्चनर के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं या जनरेट करते हैं, उन्हें प्राइमरी डेटा कहते हैं। जबकि सेकेंडरी डेटा कलेक्शन में जो इंफॉर्मेशन है वो पूर्व में किसी के द्वारा जनरेट किए जा चुके हैं और किसी न किसी फॉर्म में कहीं पर प्रकाशित होते हैं। जैसे कोई न्यूज़पेपर है, न्यूज़ बुलेटिन है, या रिसर्च पेपर है, रिसर्च आर्टिकल है, उसमें जो भी डेटा पहले से प्रकाशित हो चुके हैं, अगर उन डेटा का हम अपने नए रिसर्च में उपयोग करना चाहें बेसलाइन डेटा के रूप में, तो हम उनका उपयोग कर सकते हैं। इन्हें सेकेंडरी डेटा कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जब किसी सब्जेक्ट पर रिसर्च करने के लिए हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में इंफॉर्मेशन होता है, जो बिल्कुल अव्यवस्थित रूप में होता है, जिसे हम इनिशियल डेटा कहते हैं। इस अव्यवस्थित या इनिशियल डेटा को हम चाहें कि किसी स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले में फिट करके हम कोई वैल्यू या रिजल्ट प्राप्त कर सके, तो वो हमारे लिए संभव नहीं होता। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए हमें इन डेटा का क्या करना होगा? इन डेटा को हम अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं,
सपोज हमने इनिशियल डेटा लिया तो हमारे पास ब्लू कलर के ये इस शेप के, इस शेप के, इस शेप के, या ग्रीन कलर का ये शेप, ये सब मिक्स्ड फॉर्म में प्राप्त होता है। हम फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए इनको अलग अलग कैटेगरी में विभाजित करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। फिर इस ग्रुप को या समूह को हम क्लास कहते हैं। ये एक क्लास है, इस क्लास में 4 ट्राइंगल हैं। ये एक क्लास है जिसमें हेक्सागोन है जिसका नंबर 5 है। तो हम इस प्रकार इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। डेटा क्लासिफिकेशन का उद्देश्य क्या होता है? पहला तो कि जो हमारा मास डेटा है, बहुत अधिक मात्रा में डेटा है, जिसको हम अगर चाहें कि एक नजर में हम सारे डेटा को ऑब्जर्वेशन कर लें, देख लें, समझ लें, तो वह हमारे लिए संभव नहीं होता। तो इस मास डेटा को कंडेंस करना है, उसको सीमित करना है, तो उसके लिए हमको क्लासिफिकेशन की आवश्यकता होती है। जब हम डेटा को सीमित करते हैं तो उसके साथ साथ हम उसको सिंप्लीफाई या उसका सरलीकरण करते हैं। जैसे कि हम किसी परिवार में के सदस्यों की संख्या, उनका टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर देखते हैं, तो हमको एक कंबाइंड डेटा प्राप्त होता है, जिससे हमको कुछ समझ में नहीं आएगा कि इस परिवार की इनकम इतनी है और खर्च इतना है, तो कौन कितना कमाता है और कितना खर्च करता है। अगर उसी को हम सिंप्लीफाई कर लें कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, मेल मेंबर कितने अर्निंग है, फीमेल कितने अर्निंग है, हर पर्सन की अर्निंग कितनी है और उसका एक्सपेंडिचर कितना है, तो हम आसानी से इसको सिंप्लीफाई वे में रिप्रेजेंट कर सकें। देन अगर हम किसी डेटा का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो ये क्लासिफिकेशन हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच के कंपैरिजन को सुनिश्चित करने वाला होना चाहिए। हम किसी भी 2 पैरामीटर या 2 वेरिएबल के बीच में कंपैरिजन कर सकें और उनके बीच के रिलेशनशिप को का कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हम ज्ञात कर सकें। और इन डेटा को इस प्रकार क्लासिफाई किया जाए कि हम उसको टेबल के फॉर्म में अरेंज कर सकें या उसका टेबुलेशन किया जा सके, ताकि फ्यूचर में स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट इन डेटा का हो सके। हम उसको इन डेटा को, जो भी हमको एक टेबल के फॉर्म में मिला है, हम उस वैल्यू को डायरेक्ट स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले में रखकर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को ज्ञात कर सके। इस क्लासिफिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए? हमने तो ये पता कर लिया कि हमको क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों हुई। हमको डेटा को कम करना है, कंडेंस करना है, सिंप्लीफाई करना है, कंपैरिजन करना है। इस बेसिस पे हमने उसका क्लासिफिकेशन कर लिया। इस क्लासिफिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिक क्या होना चाहिए किसके? तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो हमेशा स्पष्ट या एम्बिगुअस होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब हम एक तरफ से कह रहे हैं कि स्टेबल होना चाहिए और फिर कहते हैं फ्लेक्सिबल होना चाहिए। स्टेबल इस तरीके से होना चाहिए कि अगर हमने क्वांटिटेटिव कुछ कैरेक्टर्स को लिया है, मेजरेबल कैरेक्टर को लिया है, तो हम उसको मेजर कर सकें। अगर हमने कोई उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर के हिसाब से कलर या अनमेजरेबल पैरामीटर्स को लेकर किया है, तो वो फिक्स होने चाहिए। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने रिसर्च मॉड्यूल के हिसाब से इन पैरामीटर्स को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा सकें या आपस में उनको कंपेयर कर सकें। जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसमें एग्जॉस्टिवनेस होना चाहिए, बृहद होना चाहिए और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। मतलब आपस में जो भी 2 क्लासिफिकेशन है वो स्पेसिफिकली जो है एक्सक्लूसिव, विशिष्ट गुण होना चाहिए, उसमें विशिष्टता होनी चाहिए। तो इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर जब हम अपने डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम इसको 2 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। 2 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब जो वेरिएबल्स को हम क्लासिफाई करना चाह रहे हैं उनके नेचर के आधार पर, और दूसरा जितना कंटेंट, जितनी सामग्री, जितना इंफॉर्मेशन हमारे पास है
उस इंफॉर्मेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वेरिएबल्स के जो आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके अनुसार 5 प्रकार के क्लासिफिकेशन डेटा का होता है। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन और कंटेंट के बेसिस पे सिंपल क्लासिफिकेशन, बाइफोल्ड क्लासिफिकेशन एंड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है उसको हम पुनः 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, डिस्क्रीट डेटा या डिसकंटिन्यूअस डेटा और कंटिन्यूअस डेटा। उसी प्रकार कंटेंट के बेसिस पे सिंपल या वन वे क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है बाईफोल्ड या 2 वे क्लासिफिकेशन और मैनीफोल्ड या मल्टी वे क्लासिफिकेशन। तो जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, इसके अंतर्गत ऐसे डेटा को रखा जाता है जिसे ये पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसके अंतर्गत ऐसे डेटा को रखा जाता है जिसे हम गिन नहीं सकते या मेजर नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते। ये उस पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन है उसकी क्वालिटी को प्रदर्शित करता है। जैसे जेंडर है, जेंडर को हम गिन नहीं सकते कि 1 है, 2 है, 3 है, 4। जेंडर एक क्वालिटी होती है जिसमें कोई मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, बॉय या गर्ल हो सकता है। मैरिटल स्टेटस है, उसको हम गिन नहीं सकते, आइदर वो मैरिड हो सकता है या अनमैरिड हो सकता है। फिर दूसरा प्रकार है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें जो डेटा है उसको ऐसे गुणों के आधार पर क्लासिफाई किया जा सकता है जिसे हम गिन सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, जैसे किसी क्लासरूम में 170 स्टूडेंट्स हैं और हमको उनको उनके बॉडी वेट के हिसाब से क्लासिफाई करना, वर्गीकृत करना है। तो हम क्या करेंगे कि हर स्टूडेंट का बॉडी वेट लेंगे। फिर हमने एक क्लास बना दिया। क्लास 1 में 40 से 50 किलोग्राम 40 to 50 केजी वेट के जितने बच्चे हैं उनका नंबर लिखा हुआ है। मतलब 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट 40 से 50 केजी के बीच है। 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट 50 से 60 केजी के बीच है। 28 स्टूडेंट्स का बॉडी वेट जो है वो 60 से 70 केजी के बीच में है। और इसी प्रकार हम 170 स्टूडेंट्स को अलग अलग बॉडी वेट की कैटेगरी में रखकर उनके नंबर लिख लेते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का जो पहला प्रकार है वो होता है डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल्स। इनमें जो वेरिएबल्स होते हैं या जो डेटा होते हैं वो उनकी एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो हमेशा होल नंबर में होते हैं और इन नंबर्स के बीच में हमेशा क्लियर स्पेस पाया जाता है। ये जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं ये हमेशा काउंटेबल होते हैं, गिने जा सकते हैं और इनकी कोई इन्फिनाइट वैल्यू नहीं होती, फिक्स नंबर होते हैं। हर कैटेगरी के लिए, हर क्वालिटी के लिए फिक्स नंबर होते हैं। जैसे सपोज हमने उदाहरण के तौर पे एक 6 हेडेड डाइस लिया, उस डाइस या पासा लिया जिसके 6 साइड्स पे 1 2 3 4 5 6 हर साइड पे एक नंबर लिखा होता है, एक पर एक पे 2, एक पे 3, ऐसा। अब अगर हम इस डाइस को फेंकते हैं तो एक बार में हमको कोई एक ही नंबर दिखेगा, आइदर वो 1 होगा और 3 होगा और 5 होगा और 2 होगा या 4 या 6 हो सकते हैं। ना 1 से कम हो सकता है, ना 6 से ज्यादा हो सकते हैं। इसी प्रकार किसी क्लासरूम में स्टूडेंट्स की संख्या, अगर हमसे पूछा जाए कि आज एक पर्टिकुलर क्लासरूम में स्टूडेंट की संख्या कितनी है, तो हम कह सकते हैं 40 स्टूडेंट हैं या 42 हैं, 42, 43, 44 हो सकते हैं। 40.5 नहीं हो सकते या 44.2 नहीं हो सकते। ये एक होल नंबर में होगा हमेशा और हमेशा काउंटेबल होगा।
असंख्य नंबर में स्टूडेंट्स नहीं हो सकते, डाइस में असंख्य नंबर नहीं हो सकते, तो ये एक फिक्स नंबर होते हैं। अगला प्रकार है कंटिन्यूअस वेरिएबल। ये जो है ये एक किसी पॉसिबल वैल्यू के इनफिनाइट नंबर में भी हो सकते हैं, और वैल्यूज जो है हमेशा मेजरेबल होते हैं। इनके लिए कोई रेंज, जो इसमें कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं इनमें कोई रेंज होता है, हम रेंज में भी नाप सकते हैं। ये जो रेंज है वो इनफिनाइट भी हो सकते हैं। ये वैल्यूज हमेशा मेजरेबल हो सकते हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, हम मेजर कर सकते हैं। और ये हमेशा डिस्क्रीट वेरिएबल के अपोजिट होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि कहीं का हमको टेम्परेचर मेजर करना है, तो टेम्परेचर अगर ह्यूमन बीइंग का बॉडी टेम्परेचर मेजर करें तो उसकी एक रेंज होती है। उस रेंज में अलग अलग पर्सन का बॉडी टेम्परेचर कितना भी डेसिमल में भी आ सकता है, 96.8 आ सकता है, 97.2 आ सकता है, 98.4 आ सकता है। तो ये एक रेंज के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें होल नंबर हो। उसी प्रकार यदि हमको किसी ट्रेन की स्पीड देखना है तो हम ट्रेन की स्पीड को 101 किलोमीटर पर आवर भी कह सकते हैं, 110.1 किलोमीटर पर आवर भी कह सकते हैं, मतलब ये डेसिमल में भी हो सकते हैं, लेकिन हम इसको काउंट नहीं कर सकते, हम केवल इसको मेजर कर सकते हैं। अगला जो प्रकार है क्लासिफिकेशन का, ये है जियोग्राफिकल या स्पेशल क्लासिफिकेशन। जैसा कि नाम से ही समझ में आ जा रहा है, जियोग्राफिकल मतलब किसी लोकेशन या किसी रीजन, विशिष्ट स्थान या क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाला क्लासिफिकेशन है। तो जब हम अपने रिसर्च के लिए किसी स्थान विशेष का डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम उसको स्थान के आधार पर या लोकेलिटी या रीजन के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। जैसे अगर हमको इंडिया का में लिटरेसी परसेंटेज, साक्षरता का प्रतिशत देखना है तो हम स्थान को पहले लिख लिए, केरल, केरला में 94% लिटरेसी है, चंडीगढ़ में 86% है, हिमाचल प्रदेश में 83% है, महाराष्ट्र में। इस प्रकार हम एक एक स्टेट्स का नाम या उस स्थान का नाम लिखते जाते हैं। अगला जो प्रकार है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके अंतर्गत उस डेटा को रखा जाता है जो किसी विशेष समय, टाइम या पीरियड में जो इवेंट किसी स्पेसिफिक इवेंट में हुआ हो या परफॉर्म किया गया हो। जैसे इसका एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन 1941 से लेकर 1991 तक क्या थी, हमको इंडिया का पॉपुलेशन ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि 41, 51, 61, 71, 81 ऐसे एक एक इंटरवल में हम क्रोनोलॉजिकल एक निरंतर ऑर्डर में हम समय को रखते हैं, उस पीरियड को रखते हैं जब इस पॉपुलेशन का या सेंसस किया गया, पॉपुलेशन काउंट किया गया। तो हमने देखा 41 में इतने करोड़ पॉपुलेशन थी, 1951 में 36.11 थे। तो इस प्रकार एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है जो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है, और ये उस टाइम पीरियड का होता है जब ये इवेंट परफॉर्म किया गया। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अगला है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में डेटा को अल्फाबेट या जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं ABCD, उसके आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। इसके अंतर्गत हम उन नंबर्स को क्लासिफाई करते हैं जहां पर हमारा जो डेटा या इंफॉर्मेशन की मात्रा बहुत अधिक होती है, और उसमें से हमको किसी एक पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर व्यक्ति से संबंधित अगर डेटा ज्ञात करना है तो उसको ढूंढने में दिक्कत होती है। ऐसी स्थिति में हम अल्फाबेटिकली डेटा को अरेंज करते हैं। अगर किसी स्थान से संबंधित है तो हम उस स्थान के नाम को अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर इंडिया के विभिन्न स्टेट्स में कितनी है।
तो यहाँ पर ना तो हमने यहाँ पर किसी क्रोनोलॉजी को फॉलो किया है, ना तो यहाँ पर हमने किसी क्रोनोलॉजी को फॉलो किया कि ज्यादा कहाँ है कम कहाँ है। अगर हमको कोई कहे कि गुजरात का पॉपुलेशन डेंसिटी बताइए, तो हम एक बार में अल्फाबेट के हिसाब से गुजरात ढूंढ लेंगे। तो इस तरह अल्फाबेटिकल यहाँ पर हम किसी पर्सन का नाम भी लिख सकते हैं, स्थान का नाम भी लिख सकते हैं, या जो भी हमने पैरामीटर लिया है उसका नाम हम अल्फाबेटिकली लिख सकते हैं। इससे हमको डेटा बहुत कम समय में बहुत आसानी से ढूंढने में और उसको मैनेज करने में आसानी होती है। इन सब के अतिरिक्त क्लासिफिकेशन के कुछ और भी प्रकार होते हैं। जब हम अपने डेटा को उपरोक्त जितना अभी मैंने बताया उन सभी कैटेगरी के अंतर्गत क्लासिफाई कर लेते हैं, फिर भी कई बार हमें अपने डेटा को पुनः क्लासिफाई करने की जरूरत होती है अपने एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल के हिसाब से। तो वो सिंपल या वन वे क्लासिफिकेशन हो सकता है, बाइफोल्ड या टू वे क्लासिफिकेशन हो सकता है, मेनी फोल्ड या मल्टी वे क्लासिफिकेशन हो सकता है। सिंपल क्लासिफिकेशन में हम अपने डेटा को एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। टू वे क्लासिफिकेशन में हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ कंसीडर करते हैं। मल्टी वे क्लासिफिकेशन में दो से अधिक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक साथ क्लासिफिकेशन के लिए कंसीडर कर सकते हैं। जैसे सिंपल क्लासिफिकेशन में हमने वर्ल्ड के पॉपुलेशन को रिलीजन के आधार पर अगर हमको क्लासिफाई करना, तो हमारे पास केवल एक पैरामीटर है, रिलीजन। अब अगर हमको उस रिलीजन में, इसको हम इस चार्ट से आसानी से समझ सकते हैं कि ये वन वे या सिंपल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिलीजन के आधार पर क्लासिफाई किया है। सपोज ये पॉपुलेशन में दो रिलीजन है, हिंदू एंड मुस्लिम। अगर हमको इसको टू वे या बाइफोल्ड क्लासिफिकेशन में जाना है, तो हम एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ले सकते हैं कि हर रिलीजन में कितने मेल और कितने फीमेल हैं। तो हम यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं, हिंदू में कितने मेल कितने फीमेल, मुस्लिम्स में कितने मेल फीमेल। मल्टी वे क्लासिफिकेशन में हम इसके साथ कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मेल हैं तो कितने मेल मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं, फीमेल में कितने मैरिड हैं अनमैरिड हैं। उसी प्रकार मुस्लिम मेल कितने मैरिड अनमैरिड हैं और मुस्लिम फीमेल्स कितनी अनमैरिड हैं मैरिड हैं। इसी प्रकार हमको इसमें कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड करना है। सपोज हमको हिंदू में मैरिड मेल में कितने अर्निंग हैं कितने नॉन अर्निंग हैं, हिंदू मेल अनमैरिड में कितने अर्निंग है कितने नॉन अर्निंग है। तो इस प्रकार हम मल्टीफोल्ड क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं और उसमें हम कई कैरेक्टर्स को एक साथ ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने देखा कि हमारे रॉ डेटा या इनिशियल इंफॉर्मेशन को किसी भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्हें विभिन्न कैटेगरी में किस प्रकार क्लासिफाई कर सकते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है, इसको कंप्लीटली एक्सक्लूसिवली हम हमारे रिसर्च मॉड्यूल या हमारे एक्सपेरिमेंट के प्रकार के आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।